हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो का हमारा लास्ट चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। अब जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं क्लास? सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाएगी। अब गुड्स में मैंने जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट किए और उसके सामने मैंने जितने गुड्स इंपोर्ट किए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। सो इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट है और ये जो है ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो ये बीओटी हो गया और ये बीओपी हो गया। तो वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट। और नैरो कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो उसकी तीन टाइप के बैलेंस होते हैं, दैट इज फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि मेरी एक्सपोर्ट वैल्यू जो है दैट इज मोर देन माय इंपोर्ट वैल्यू। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि इंपोर्ट्स आर मोर एंड एक्सपोर्ट्स आर लेस। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंपोर्ट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बारी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक कंट्री जितने भी ट्रांजैक्शंस करती है किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक साल में, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब हो गया गुड्स। इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मतलब कि जितने भी गिफ्ट्स हो गए, डोनेशंस हो गए, चैरिटी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है क्लास? वन वे चीज़ है, कि ये वन वे ट्रांजैक्शंस है, ये एक ही तरफ से होते हैं। सो इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर्स, जैसे कि एसेट्स या फिर कुछ भी हो गया। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो ये समझ लेते हैं कि जितना भी इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब कि पैसा आ रहा है, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। और जितना भी आउटफ्लो होगा कि हम पैसा दे रहे हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये होता है हमारे पास टोटल 2 टाइप के अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम वही 4 चीजें ले लेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। नाउ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स में से अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट की है, मतलब मैं माल बेच रहा हूँ, तो मुझे सामने क्या मिलेगा? इंटरन पैसा मिलेगा। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है। इनफ्लो हो रहा है तो कौन सी साइड पे लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे। अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो मैं गुड्स मंगा रहा हूँ, उसके सामने मैं पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, दैट इज आउटफ्लो एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेम चीज हो जाएगी। अगर मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करता हूं तो उसके सामने मुझे पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड। अगर मैं सर्विसेज इंपोर्ट करता हूं तो उसके सामने मुझे पैसा देना पड़ेगा तो डेबिट साइड। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, अगर हमने किसी को यूनिलैटरल ट्रांसफर्स दिए, मैंने कनाडा वाले चाचा को पैसा भेजा तो मैं पैसा भेज रहा हूं, पैसा जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अगर कनाडा वाले चाचा ने मुझे पैसा भेजा तो पैसा आ रहा है, इनफ्लो, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। फिर है इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगेन द सेम थिंग। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है बाहर, वहां से मुझे रेंट मिलता है, रेंट आ रहा है, दैट इज पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड। और अगर मैंने किसी को पैसा भेजा तो वो हो जाएगा डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है। ये हो गए हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स। फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें होती हैं मेनली, बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, फिर है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
अब जो इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड है वो दो टाइप की होती है, उसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि बोरोइंग्स टू अब्रॉड का मतलब हो गया मैंने किसी कंट्री को या फिर बाहर आउट ऑफ आर कंट्री मैंने किसी को पैसा एज अ लोन एज अ बोरोइंग दिया है। तो यहाँ पे बोरोइंग्स टू अब्रॉड में क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, दैट इज डेबिट साइड। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड। फिर है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में सबसे पहले तो ये समझ लो कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, मैंने बाहर किसी कंट्री में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली, फैक्ट्री खरीद ली, इंडस्ट्री खरीद ली, XYZ कुछ भी खरीद लिया, एसेट खरीदा है, तो क्या मुझे उसका पूरा राइट मिल जाएगा, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा, पूरा कंट्रोल मेरे अंडर आ जाएगा, मुझे जो करना है जैसे करना है मैं कर पाऊंगा। तो वो प्रॉपर्टी मेरी हो गई, वहाँ पे अथॉरिटी मेरी हो गई, वहाँ पे कंट्रोल मेरा हो गया। तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी मेरी हो गई या फिर मैं जैसे चाहूँगा वैसे उस कंपनी को चला सकता हूँ। ना ही मुझे कुछ अथॉरिटी मिलती है, ना मुझे कुछ कंट्रोल मिलता है, ना मुझे कुछ राइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल और राइट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मुझे कंट्रोल और राइट्स नहीं मिलती है। ये चीज़ मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करता हूँ और ये चीज़ में मुझे कंट्रोल मिल जाता है। तो ये दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए, एक होता है FDI और एक होता है PI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब अगर इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड की बात करें तो अगेन इन्वेस्टमेंट मैंने किया, मैंने पैसा भेजा, तो आउटफ्लो डेबिट साइड। अगर किसी ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आ रहा है, देन इनफ्लो क्रेडिट साइड। फिर है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या हो गया, RBI है ना, RBI के पास एक पिटारा है। क्या है, एक पिटारा। समझ लो कि ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, और ये जो है ये RBI का पिटारा है। अब अगर मैं RBI के पिटारे में से पैसा निकालता हूं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मतलब कि पैसा जा रहा है, तो डेबिट होना चाहिए। गलत। अगर मैंने यहाँ से पैसा निकाला तो पैसा निकाल के आया किधर, इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, एडिशन। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एडिशन। तो वो कहाँ पे जाएगा, इनफ्लो क्रेडिट साइड पे। अगर मैं इसके अंदर पैसा ऐड करता हूँ तो मतलब कि मैं इकोनॉमी में से पैसा निकाल के पिटारे के अंदर वापस डाल रहा हूँ, तो ये हो जाता है विड्रॉल। और ये हो जाएगा माइनस, दैट इज डेबिट साइड। तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या हो जाएगा, अगर एडिशन है तो एडिशन कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड पर। अगर विड्रॉल है तो वो हो जाएगा डेबिट साइड पे। ये है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी ट्रांजैक्शन एक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स आएगी, विजिबल आइटम्स आर ओनली गुड्स। इसके अंदर विजिबल आ जाएगी, इनविजिबल आ जाएगी, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आ जाएंगे एंड कैपिटल ट्रांसफर्स आ जाएंगे। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते क्योंकि हम इसमें सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड इट रिकॉर्ड्स द कैपिटल ट्रांजैक्शन दैट आर इन, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट आर कैपिटल इन नेचर। फिर मैंने आगे कहा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कॉन्सेप्ट क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इंक्लूड्स BOT इन इट, सेटलमेंट। अब मेरी बात समझो, ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो जो नैरो कॉन्सेप्ट है उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, अनफेवरेबल बैलेंस आता है, तो वाइडर कॉन्सेप्ट से मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूं। मतलब कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट बाय फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन जो नैरो कॉन्सेप्ट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेट ऑफ नहीं कर पाएगा
क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अनफेवरेबल बैलेंस आता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा या क्रेडिट साइड ज़्यादा कुछ भी है, एट द एंड जब क्लोज करते हैं अकाउंट तब दोनों साइड इक्वल होती है, ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा है। तो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लोज कर रहे होते हैं तब अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है, दैट कैन नॉट बी मेट बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो अनफेवरेबल BOT कैन बी मेट आउट बाय फेवरेबल BOP and unfavorable BOP cannot be met out by favorable BOT. इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दोनों इक्वल है। देयर इज नो मूवमेंट इन ऑफिशियल रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक। जितना इनफ्लो था उतना ही मैंने आउटफ्लो किया है, ये हो जाता है इक्विलिब्रियम। अब जो डिसइक्विलिब्रियम है उसमें दो तरीके होते हैं, एक होता है सरप्लस और एक होता है डेफिसिट। अब सरप्लस में क्या हो गया, सरप्लस मतलब कि मेरे पास ज़्यादा है, मतलब कि इनफ्लो ज़्यादा था आउटफ्लो कम था। हाँ, और जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, डेफिसिट में इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है। So although surplus is not much of an issue, but deficit creates a difficult situation and it needs to be taken care of. It leads to fall in official reserves or forces of the country to take borrowings in order to meet this deficit. Deficit का मतलब क्या होता है क्लास, कि मेरे पास जितना इनफ्लो था वो कम था और आउटफ्लो ज़्यादा था, मतलब मैंने खर्चा ज़्यादा कर दिया और उसके सामने इनकम कम थी। जो एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा किया है वो मुझे कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, और बोरोइंग्स कभी भी अच्छी नहीं होती है। सो दिस विल बी डन टिल द पॉइंट व्हेन BOP इज बैलेंस्ड। सो BOP इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन केस देयर इज इम्बैलेंस, इट इज करेक्टेड थ्रू अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये समझ लो कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो तभी टेक प्लेस करेंगे जब BOP में डेफिसिट या फिर सरप्लस आएगा। उसको सेट ऑफ करने के लिए ही अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। और बाकी के जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस कौन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिसिट आएगा, और एक बार उसमें डेफिसिट या सरप्लस आया उसको सेट ऑफ करने के लिए मैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करूंगा। ये हो गया हमारा डिसइक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम। लास्ट चीज है दैट इज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। ये जो टॉपिक है ये हमने 11th चैप्टर में कहीं पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज में, कि RBI कुछ ना कुछ करेगी तब जाके वो एक लिमिट के अंदर वापस ला के रख देगी फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट चल रहा है उसको, वो होता है ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। अब RBI यहाँ पे क्या करती है, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन सबसे पहले तो आर डन बाय सेंट्रल बैंक, दैट कॉजेज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। दे आर यूजुअली परचेज और सेल ऑफ इट्स ओन करेंसी। They are usually purchase or sale of its own currency in exchange of, in the exchange market, in exchange of foreign currencies or other foreign denominated assets. अब इसमें क्या होगा, RBI क्या करेगी, अपनी खुद की करेंसी को बेचेगी। मतलब कि मैं इंडियन रुपीज सप्लाई ज़्यादा कर रहा हूँ और उसके सामने मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहा हूँ। तो अगर एक बार इंडियन रुपीज़ का सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। वहीं अगर मैं परचेज करने लगता हूँ इंडियन रुपीज़ और फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ा देता हूँ तो फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ जाएगी और फॉरेन करेंसी की प्राइस कम हो जाएगी और इंडियन रुपीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्केट में से उसका सप्लाई कम हो गया तो उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। और इस तरीके से RBI जो है वो ये जो रेट चल रहा होता है इसको एक रेंज के अंदर बांध के रखती है। ये हो जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। इन BOP परचेज ऑफ इट्स ओन करेंसी इज क्रेडिटेड एंड सेल ऑफ इट्स ओन करेंसी इज डेबिटेड। ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।